नमस्कार साथियों। आजकल परीक्षाओं में जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी प्रवृत्ति थोड़ी गहरी होती चली जा रही है। आप बिहार से संबंधित कोई एग्जाम दें या केंद्रीय चयन परिषद की जो परीक्षा हो रही है उसमें भी साइंस के क्वेश्चन गहरे हो रहे हैं। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ या बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ जो कैंसिल हो गया जो पेपर, और या जो टीचर का एग्जाम हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि जो साइंस के प्रश्नों की संख्या एक तो बढ़ी है, बढ़ने के साथ साथ ये भी हुआ है कि प्रश्न थोड़े गहरे पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही भी है। एनसीईआरटी के स्तर के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उनमें अगर आपकी समझ विकसित हो गई तो प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। केवल वन लाइनर फैक्ट्स को याद करने से प्रश्न उतने आपको सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ प्रश्न आप हल कर लेंगे, लेकिन अगर परीक्षा में 30 प्रश्न पूछा जा रहा है तो 12, 15, 18 तक आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको 30 में 25 और उसके आसपास के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। एक एक करके हम लोग सब्जेक्ट के हर चैप्टर को, केमिस्ट्री हम लोग चालू किए हैं। केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर लिया था पदार्थ की अवस्था, जिसको आप स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। उसमें सबसे पहले हमने जाना कि मैटर किसको कहते हैं, पदार्थ किसको कहते हैं। हमने जाना कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जो कुछ स्थान छेदता है, जिसका कुछ मतलब जो कुछ अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें जड़ता की प्रॉपर्टी मतलब अपने इनिशियल स्टेट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है, और जिसे उष्मा देकर या उष्मा ऊर्जा देकर जिसकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको हमने पदार्थ कहा। पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो हमने जाना था कि सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड उसे हमने कहा जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। लिक्विड उसे हमने कहा यानी द्रव्य उसे हमने कहा कि जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार जिस बर्तन में उसको रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, उसी के आकार को वो ग्रहण कर लेता है। जैसे आप वाटर ले लीजिए, मिल्क लेते हैं, ऑयल लेते हैं, कुछ भी लिक्विड ऐसा सब्सटेंस ले जिस कंटेनर में रखते हैं उसके आकार को ले लेता है। और गैस के बारे में कहा गया कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, इसी में एक बात आप जान लीजिए, हमारे आसपास वायु है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। अभी हम लोग मिश्रण के बारे में भी जान चुके हैं कि मिश्रण किसको हमने जाना था, एक होता तत्व, दूसरे को कहते यौगिक, तीसरे को कहते मिश्रण। पदार्थ को 3 भागों में बांटा हमने, एक को कहा एलिमेंट, दूसरे को हमने कहा कंपाउंड और तीसरे को कहा मिक्सचर। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है, और परमाणु के बारे में हम लोग जानेंगे कि परमाणु की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। अभी जो सबसे मान्य सिद्धांत है एटम के थ्योरी के लिए, परमाणु के संरचना के लिए, वो बोर का एटॉमिक मॉडल है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले जानेंगे कनाद साहब थे, जॉन डाल्टन साहब थे, उसके बाद रदरफोर्ड साहब आए और उसके बाद बोर साहब आए। थॉमसन ने भी मॉडल दिया, जे थॉमसन। डाल्टन साहब ने बताया कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु जो होता है वो किसी पदार्थ के, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डाल्टन साहब ने परमाणु बताया। ठीक है, अगले वैज्ञानिक आए जे थॉमसन साहब। थॉमसन ने कहा कि परमाणु के अंदर एक चीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु की संरचना उसी प्रकार होती जैसा कि तरबुज्जे का होता है। ठीक है, परमाणु की संरचना कैसी उन्होंने बताई थी? तरबुज्जे की तरह। इसको प्लम पुडिंग मॉडल, तरबुज्जे का मॉडल कहते हैं। नहीं, जैसे ये मान लेते हो कि कोई तरबुज्जा है तो इसमें जिस प्रकार इसका सीड इम्बेडेड होता है, जैसे इसके अंदर ऐसा 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 आप देखते हैं कि बीज धसा हुआ होता है ना, इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परमाणु के जिस प्रकार जो है वो तरबुज्जे के अंदर उसका जो बीज इम्बेडेड होता, इसके अंदर गुथा हुआ होता, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर इम्बेडेड होता।
और उसी समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। उन्होंने प्रोटॉन की खोज की और हमें यह ज्ञात हो पाया कि प्रोटॉन जो होता वो धन आवेशित होता। प्रोटॉन कहाँ होता? पॉजिटिवली चार्ज होता। और इलेक्ट्रॉन जो होता वो निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, जानेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं, आवेश के बारे में आप जानते होइएगा, अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, इसके बीच ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। धन आवेश और ऋण आवेश में क्या होगा? आकर्षण होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा तो हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए, ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का क्या डिफेक्ट था, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानकारी के लिए कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके अंदर इम्बेडेड है, गुथा हुआ है, और यहाँ ही प्रोटॉन है। अगर एक दूसरे के नजदीक होंगे, जितना डिस्टेंस कम, एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल असमान आवेश के बीच अधिक लगेगा। यदि आकर्षण बल अधिक लगेगा तो परमाणु की संरचना क्या होगी? सिकुड़ेगी। और अगर परमाणु की संरचना सिकुड़ेगी तो क्या होगा? ये एटम का आकार क्या हो जाएगा? वेनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए, रदरफोर्ड साहब। हाँ, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग प्रिंसिपल कहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती, इसका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है। इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी रास्ते पर, किसी पाथ पर चक्कर लगाते। ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक थीन गोल्ड का प्लेट लिया, सोने का एक पतला पत्थर लिया, जिस पर इन्होंने अल्फा कण का बम्बार्डमेंट कराया। आप पढ़िएगा कि जो अल्फा कण होता है वो हीलियम नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये अल्फा, जिसका ये अल्फा कण है, ऐसे दिखाते हैं। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जानेंगे कि जब थीन गोल्ड के प्लेट के ऊपर अल्फा कण का बम्बार्डमेंट कराया गया तो देखा गया कि ज्यादातर अल्फा कण इस गोल्ड प्लेट के आर पार हो गए। ठीक है। कुछ अल्फा कणों में थोड़ी मात्रा में विचलन हुआ, डेविएट कर गया, और कुछ अल्फा कण अपने रास्ते पर वापस चले आए। इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। यह अल्फा चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ आकर यह जो अल्फा कण है वो डेविएट कर गया, मुड़ गया। इसका मतलब यहाँ पे लाइट चार्ज है, यानी सेम आवेश है, इससे इसमें रिपल्सन हुआ होगा। तो अर्थात एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धन आवेशित होता है, और कुछ अल्फा कण टकरा कर वापस आ गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यहाँ जो है वो कुछ भारी द्रव्यमान की वस्तुएं रखी गई। तो इस आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या होता है? परमाणु का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने बताया कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है और परमाणु का न्यूक्लियस जो होता है वो धनावेशित होता है। और तीसरा इन्होंने कहा कि परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर कुछ कंसंट्रेटेड मास होता है, अधिक द्रव्यमान की वस्तु इसके अंदर रखी होती है। ये तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल हमने जाना कि सामान्यतः कहा गया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हमने कहा ठोस, दूसरे को हमने कहा लिक्विड, जिसको आप द्रव्य कहते हैं, और तीसरे को हमने कहा गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था कैसी होती? आयन। आयन का निर्माण कैसे होता है? तो आपने जाना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन ही तत्व पर आवेश उत्पन्न करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम है, सोडियम, इससे अगर आप आवेशित करना चाहते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन को, अगर पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालिए। ठीक है। और अगर इसको निगेटिव, जैसे ये क्लोरीन है, इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो ये Cl- हो जाएगा।
अब आप सोच रहे होइएगा कि पॉजिटिव चार्ज बनाना था तो ये सोडियम Na+ लिख रहे हैं, सोडियम से निकाल रहे हैं, और ये निगेटिव चार्ज बनाना है तो क्लोरीन लिख रहे हैं। तो हम लोग आगे चल के जानेंगे कि तत्व की प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की। एक्चुअली में हम सभी लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि हमारे आसपास जो आइडियल होता है ना, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह टेंडेंसी को ग्रहण करना चाहते हैं। तो एलिमेंट, जितने सारे पीरियोडिक टेबल के जितने सारे तत्व हैं, उन सभी का यह गुण होता है कि हम इनर्ट एलिमेंट की तरह अपनी प्रॉपर्टी को ग्रहण कर लें। तो इनर्ट एलिमेंट होता कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन होता है। ठीक है, आप जानिएगा इसका एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका होता है, जैसे इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है। हाँ, इसका जो होता है वो 54 होता है, 2 8 8, 18 18, 32 32 ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो होगा वो आप इसमें एक बार 18 जोड़े तो इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जैसे इसका लिखिएगा, तो ये 1s2 2s2 2p6 आएगा। ये इसको इसकी बाहरी कक्षा कहते हैं, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा कि इसके बाहरी कक्षा में कितना, 2 और 6 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर्ट होता है। इनर्ट जो एलिमेंट होता है वो किसी से कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करना चाहता। तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है अपने बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की। तो इन्हीं आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। तो हमने जाना कि सॉलिड का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उनमें लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है। लिक्विड की बात करें तो इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इसके अणु ठोस की तुलना में कुछ अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए इसके अंतर आणविक बल का मान, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सॉलिड की तुलना में कम होता है। और गैस की बात करें तो इसका न तो आयतन निश्चित होता न ही आकार निश्चित होता। और यहीं पे हमने कहा कि वायु, हमारे आसपास की जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। इसमें जो मेन गैस है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त इनर्ट गैस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनर्ट गैसों वाला जो हमने बताया था उसमें एक इनर्ट गैस और होता है, रेडॉन। पहला बात आप ध्यान रखिएगा कि रेडॉन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अक्रिय गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है। और जब अर्थक्वेक आता, भूकंप आता, तो कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? तो रेडॉन जो है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, एक एक करके अभी बस जानकारी के लिए। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में, इसकी मात्रा लगभग 78% होती है। ध्यान रखिएगा, 78% वायुमंडल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं ना, बल्ब के बारे में आप जानते होइएगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता था। अब तो एलईडी बल्ब यूज करने लगे हैं, है ना। बाहरी आवरण एक कांच का बना होता है। कांच के बारे में जानिएगा, बहुत तरह के कांच होते हैं। जैसे प्रयोगशाला के उपकरण पायरेक्स कांच के बने होते हैं। बहुत बार आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। जो आप चश्मा यूज करते हैं उसमें क्राउन कांच, क्रुक्स कांच, इन सब से रिलेटेड। आपसे कई बार पूछा होगा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं उस कांच में क्या होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड यूज करते हैं, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और ये जो बल्ब वगैरह होता है इनमें हम लोग फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। कांच का एक टाइप है जिसको फ्लिंट कांच कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में पहले आर्गन गैस भरते थे। ठीक है, आर्गन भरते थे। अब आर्गन की जगह नाइट्रोजन भरा जाता है। कई बार आप देखते होइएगा कि बारिश के समय में अगर बल्ब के ऊपर पानी पड़े और कांच फट जाए
तो बहुत तेज आवाज करता है, उसके अंदर जो गैसें भरी होती है वो नाइट्रोजन भरी होती है। और एक बात सिंपल सा आप ध्यान रखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो टायर होता है ना, गाड़ी का टायर, उसमें क्या भरते हैं? सड़क पर चलने वाले वाहन। तो सड़क पर चलने वाले वाहन में तो हवा भरते हैं, कोई गैस नहीं। हवा तो गैसों का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। हवा मतलब हवा ही भरते हैं, सारा गैस मतलब कॉम्बिनेशन होता है। और अगर आपसे पूछ दे, ऑप्शन देखे कि इनमें से कौन सा गैस भरते हैं, तो चूंकि हवा का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन है, तो हम लोग नाइट्रोजन ही भरते हैं। तो विद्युत बल में नाइट्रोजन, ठीक है। एक आध बात और जानते होइएगा, वायुमंडल में ये चूंकि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और पेड़ पौधे नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट का उपयोग पोषक पदार्थ के रूप में, आप कहते हैं ना कि हम जो उर्वरक यूज करते हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एनपीके। एनपीके कहने का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन सीधे नहीं, गैसियस फॉर्म में नहीं, नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्राइट का उपयोग करते हैं। और इस क्रिया के लिए जो दलहन पौधे होते हैं, उनकी जड़ की ग्रंथियों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट में बदल देता है। और यही पेड़ पौधे पोषक पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं ना। एक और बात आप सुनते होइएगा कि हम खाद्य पदार्थ जो यूज करते हैं उसमें यूरिया, ये होता है एक कंपाउंड NH2CONH2, ये एक कंपाउंड है। इसका उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में बहुत बार करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और इसके बारे में ये भी जानते होइएगा कि ये सबसे पहला कार्बनिक रसायन है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। और इसके जो डिस्कवरर हैं वो कौन है? बर्जीलियस साहब, बर्जीलियस। और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसमें आप याद कर लिए होइएगा, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। खैर आगे चल के हम जानेंगे कि कैसे तत्व का एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसी तत्व का एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैलकुलेट करके इस एलिमेंट का मास नंबर पता होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और उस आधार पर हम बता पाएंगे। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दे, किसी का मॉलिक्यूलर वेट पूछ दे, कोई केमिकल रिएक्शन पूछ दे, तो हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो ये जानिए। ऑक्सीजन तो जानते ही हैं, इसको प्राण वायु कहते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी कंबसन की क्रिया हो रही होगी, दहन की क्रिया हो रही होगी, तो उसके लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। बिना ऑक्सीजन के दहन की क्रिया नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कंबसन के लिए तो आवश्यक है, दहन के लिए तो आवश्यक है, परंतु ऑक्सीजन खुद दहनशील गैस नहीं है। ऑक्सीजन का खुद का दहन नहीं हो सकता। एक कार्बन डाइऑक्साइड जानते होइएगा, जितना सारा आप कोल्ड ड्रिंक्स उपयोग करते हो उसको कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं। आप जो आज गर्मी के समय में आजकल ठंडा पीते हैं, वो कार्बोनिक अम्ल होता है उसमें। और एक बात और जानते होइएगा कि जो एसिड रेन होता है उसमें क्या होता है, तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण अम्ल वर्षा होती है। लेकिन एक बात और जानिए कि ये H2 है, H2, और ये CO2 है, जल है। ये अभिक्रिया कर H2CO3 बना देता है, H2CO3। इसी को हम लोग कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि में कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। बहुत बार आपसे पूछा गया जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें क्या होता है, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक कहते हैं, वो कार्बोनिक एसिड है। हीलियम, वायुयान के टायर में तो उपयोग करते ही हैं हीलियम का, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये हवा से हल्की गैस है, हवा की तुलना में हल्की गैस है, तो जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है उसमें हम लोग हीलियम गैस ही भरते हैं, ठीक है। नियॉन का भी बहुत सारे जगहों पे उपयोग करते हैं। आर्गन, इसमें ध्यान रखिएगा, आर्गन इनर्ट गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आर्गन है। पहले विद्युत बल्ब में इसका उपयोग करते थे, ट्यूबलाइट में अभी भी इसका उपयोग किया जाता है। आर्गन प्लस पारे का वेपर होता है, ऐसे हम लोग जानेंगे। ये मिश्रण है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। बहुत सारी गैसें, 8 गैसें इसमें होती है। तो अभी फिलहाल हमने जाना
एक होता है ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी हो गई? प्लाज्मा। इसमें पदार्थ किस रूप में होता है? आयन में। और पांचवी अवस्था जो हो गई उसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टीन कण। इसी को हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, फिर हमने जाना कि पदार्थ को हम सामान्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। एक को आप कह दीजिए तत्व, एलिमेंट कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। और तत्व का भी फर्दर डिवीजन हो सकता है। अभी पहले तत्व के बाद यौगिक की बात करते हैं। यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक परमाणुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, एक फिक्स रेशियो में मिलाया जाए तो यौगिक बनेगा। जैसे आप H2O कहते हैं, ये कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है और वो अनुपात 2:1 है, इसलिए ये कंपाउंड है। आप कहते हैं कि HCl है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हमारे स्टोमक में, अमाशय में एक कोशिका होती है जिसको ऑक्सेंटिक कोशिका कहते हैं, इससे इसी एसिड का सेक्रेशन होता है। आपसे पूछा जाए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल निकलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही निकलता है। तो ये भी एक कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात फिक्स है ना, 1:1 है ना। लेकिन अगर आप ये H2SO4 कहिए, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन का अनुपात 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4 है। ऐसा हम लोग कहते हैं कि अगर दो या दो से अधिक तत्व को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसको हम लोग यौगिक कहेंगे। और अगला होता है मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। जैसे आप शरबत बना रहे हैं तो चीनी पानी मिला दीजिए, उसमें नींबू भी डाल दीजिए, रसना भी डाल दीजिए, बन गया मिश्रण। आप चीनी में बालू मिला दीजिए, वो भी मिश्रण हो गया। जैसे जो मतलब फूड एडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। मान लीजिए अरहर का दाल है, उसमें कोई और दाल मिला दिए तो मिश्रण ही करते हैं। चावल में कंकर मिला दिए, कंकर मिला के तो वो भी एक तरह का मिश्रण। आप बाजार गए, बाजार से आप सामान लेके आ रहे थे, किसी पॉलीथीन में लाए, पॉलीथीन फट गया, रोड पे गिर गया, उसको आप समेट के ले आए, उसमें कुछ कंकर भी मिल गया, वो एक तरह का मिश्रण हो गया ना। तो कुछ पदार्थ में कुछ और को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसको मिश्रण। फिर अब तत्व में, ऐसे तो तत्व को आप सामान्यतः दो भागों में बांटते, एक को कहते हैं मेटल और दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल। ठीक है, एक एक उप मेटल भी होता है, उप धातु भी होता है। एक को कहते हैं मेटेलोइड, जिसको कहते हैं सामान्यतः अभी जानिए कि तत्व को दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग क्या, एक को कहते हैं धातु, दूसरे को कहते हैं अधातु। ठीक है, अब धातु अधातु में कुछ बात आप जानते होइएगा कि मेटल क्या होता है। धातु की बात करें तो जब आप केमिकली देखिएगा, केमिकली, और इसके पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। भौतिक गुण तो देख के जिन गुणों को, जिसको बाहर से आप बता सकते हैं। तो धातु सामान्यतः चमकीला होता है। धातु सामान्यतः क्या होता है? चमकीला। अधातुओं में वैसी चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका भी बहुत सारा अपवाद है। जैसे आपसे कहेगा कि हीरा जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? अधातु है। वस्तुतः ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आप इन तत्वों को लीजिए, सोडियम, पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, है ना, जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, आप आयरन लीजिएगा, तो जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते वो क्या कहलाते? मेटल कहलाते, है ना। मेटल क्या होते? सामान्यतः ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसका अपवाद, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सोडियम, सोडियम एक ऐसा मेटल है, सोडियम की बात करें तो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और कौन सा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में। ठीक है,
और भी आप बात जानते होइएगा कि धातु सामान्यतः क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। मतलब धातु पर अगर आप प्रहार करेंगे तो वो सीट के रूप में फैलेगा, चादर के रूप में फैलेगा, न कि वो चूर चूर हो जाएगा। भंगुरता नहीं होती उसमें, है ना। अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है ना। अधातु भंगुर होते हैं, जबकि धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, है ना। आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जैसे सोना, ठीक है, गोल्ड है, मेटल है ना। गोल्ड जो है वो मेटल है। आप पतला से पतला तार उससे निकाल सकते हैं। ये इसकी यह प्रॉपर्टी धातु होने के कारण इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है ना। तन्यता का गुण। और सोना को पीट के या आयरन को पीट के या एल्युमिनियम को पीट के हम चादर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा गुण जो होता है वो धातु में। और परे होइएगा, धातु पर अगर आप प्रहार करिए ऐसे तो कुछ विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अधातुओं में ऐसी प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं के बराबर होती है। उनके साउंड मतलब और मेटल के साउंड और नॉन मेटल के साउंड में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। धातु विद्युत धारा के कंडक्टर होते हैं, है ना। और अधातु सामान्यतः नॉन कंडक्टर होते हैं। अपवाद भी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है। आप जानिएगा कि कार्बन के अपरूप होते हैं, कई अपरूप होते हैं। उसमें तीन तो जानते ही होइएगा आप। एक को कहते हीरा, डायमंड, दूसरे को कहते ग्रेफाइट, और एक कार्बन के फुटबॉल की तरह संरचना होती है, इसको C60 कहते। ये एक तरह का फुटबॉल के आकार की संरचना होती है। इसको बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, बकमिस्टर फ्लोरीन, है ना। तो उसी में जो ग्रेफाइट होता है इसका उपयोग पेंसिल निर्माण में करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल निर्माण में करते हैं। और ये जो होता है वो अधातु है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ी मात्रा में कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये धातु अधातु का सामान्य डिफरेंस है। आप आगे चल के मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर हमको पढ़ना है, तो ऐसा कहते हैं। अब यौगिक की बात करें तो यौगिक में भी आप जानिएगा कि कंपाउंड कई तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड, एक को कहते हैं पोलर। नॉन पोलर और पोलर क्या होता है, जैसे H2 है, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। अब इसमें ये H2 है तो या आप देख लीजिए कि ये है CH4। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ना। ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो तो हाइड्रोकार्बन कहें, है ना। और इसमें ये H2O है। आप जानिएगा कि ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कहने का मतलब कि ये, आप देखिएगा कि ये ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। इसमें ये जो तत्व है ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान, जिसको विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है वो अधिक होती है। आप जानिएगा कि ये तीन तत्व हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता का मान किसका होता है, तो हम लोग याद करते हैं फोन। F4 होता है फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान किसका होता है, फ्लोरीन का। उसके बाद ऑक्सीजन का, इसके बाद होता है नाइट्रोजन का। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होगा तो देखिएगा इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आप जानिएगा इसको हम लोग अभी, ये है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड का टाइप होता है। जैसे एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंधन का, है ना। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, जैसे NaCl में जानिएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिवली निगेटिवली चार्ज बॉन्ड तत्व के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ये आयन तक के तरह का है, तो इसको आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान अधिक होने के कारण ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता, तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता। तो जहाँ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसमें को हम लोग कहते हैं कि ये पोलर कंपाउंड है।
आप जानिएगा कि पोलर सब्सटेंस पोलर में घुलता है। जैसे अब अगर ऑयल को पानी में मिलाना चाहें तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट है कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलता है, नन पोलर में घुलता है। आप जानिएगा कि दूध और पानी आपस में मिल जाता है, डिटॉल और पानी मिल जाता है, लेकिन केरोसिन तेल और पानी नहीं मिलता, क्योंकि पानी पोलर है और केरोसिन तेल नन पोलर है ना। इसी तरह से हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे।